धनंजय जी, देश के परिप्रेक्ष्य में गुजरात का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। गुजरात इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि लोग हिमाचल की बात ही नहीं कर रहे हैं, भूल गए हैं कि हिमाचल में भी चुनाव चल रहा है। और केजरीवाल का गणित गुजरात में क्या करेगा, ये इस पे बड़ा निर्भर करेगा कि नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा या नुकसान कांग्रेस को होगा। क्या लग रहा है कि केजरीवाल कुछ कर पाएंगे या केवल ढोल ही बजेगा, केजरीवाल का वोटों में कन्वर्ट नहीं होंगे, या फिर केजरीवाल कुछ जादू भी कर सकती हैं? क्या मानना है धनंजय जी आपका? देखिए, इस बार जो गुजरात विधानसभा के चुनाव हैं, वो केवल गुजरात विधानसभा चुनाव नहीं है। उसका जो असर है, वो राष्ट्रीय राजनीति पे पड़ेगा। तो बड़ा महत्वपूर्ण है। और मोदी और एंटी मोदी जो है, वो मुझे लगता है वोटर्स में ये भाव है। अभी मैं कल भी परसों लगातार हम देख रहे हैं अलग-अलग चैनलों को और समझने का प्रयास कर रहे हैं। जो यहाँ गुजरात से लोग आते हैं या गुजराती जो बम्बई में रह रहे हैं, उन सब से भी बात होती है। तो एक देखिए, एक गुजराती का भाव जो है, जो गुजरात से बाहर के हैं, उनके मन में बिल्कुल मोदी के प्रति एक पॉजिटिव भाव अभी भी है कि उनके प्रदेश का आदमी प्रधानमंत्री है। लेकिन जो गुजरात में रह रहे हैं और जो भोग रहे हैं, जो झेल रहे हैं पिछले 27 वर्षों से मोदी जी को, किसी न किसी रूप में मुख्यमंत्री के तौर पे या प्रधानमंत्री के तौर पे, उन सब के अंदर एक हताशा है। और मैं इसलिए इसको इस तरह से भी अच्छा एक देख रहा हूँ तौल करके, कि जब 2017 की बात कीजिए, जब मोदी जी का बड़ा पूरे देश भर में चल रहा था और विदेशों में भी मोदी जी की बड़ी चर्चा थी कि बड़ा कमाल प्रधानमंत्री आ गए, तब कांग्रेस ने उनको पसीने छुड़ा दिए थे। ये केवल मुहावरा के तौर पे नहीं है, पसीने वाकई छुड़ा दिए थे और 99 पे रोक दिया था, 100 पूरे होने नहीं दिए थे। जबकि सारे जो केंद्रीय जो एजेंसियां हैं धमकाने वाली, वो सब सूरत में लगा दी गई थी। लेकिन अब ये कहिए कि सूरत में उस समय जो है जीएसटी का बड़ा आक्रा एकदम क्या कहते हैं प्रकोप था, या बड़ा भयभीत थे कि जीएसटी ने पता नहीं क्या कर दिया, वो शायद शांत हो गया, ऐसा लोग सोच सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि एक राष्ट्रीय स्तर पे एक मोदी जी के खिलाफ एक माहौल बना है, और जो आदमी मोदी जी को हराने में कामयाब होगा, उसके पीछे मुझे लगता है गुजरात की जनता भी खड़े होने का मन बना रही है। और दूसरी बात समझिए कि जो केजरीवाल जी जो पृष्ठभूमि में आए हैं, तो केजरीवाल जी का जो सीधे सीधे झगड़ा हो रहा है मोदी जी से हो रहा है, बीजेपी से हो रहा है। उनका सारा एजेंडा, जो बीजेपी का एजेंडा है, केजरीवाल जी उठा रहे हैं, या कहिए केजरीवाल के पीछे जो है मोदी जी पड़े हुए हैं। और ये पिछले 1-1.5 महीने से हम देख रहे हैं कि किस तरह से केंद्रीय एजेंसियां केजरीवाल जी के पार्टी के लोगों के पीछे, मनीष सिसोदिया के पीछे लगी हुई है, और सारा एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। और मैं देख रहा हूं कि उस लेवल पे आ गया है। मैं आपके जो सांसद हैं हमारे संजय सिंह जी, जिस भाषा में बात कर रहे थे, और वो जो स्मृति ईरानी जिस भाषा में बात कर रही थी, वो बड़ा जो है निचले स्तर की भाषा हो जाती है। तो इस लेवल पे चले गए हैं और लोग जो समझ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस जो है, जिसको दोनों पार्टियां कह रही हैं कि नहीं कांग्रेस कहीं लड़ाई में नहीं है, मुझे लगता है कांग्रेस बड़ी मजबूती से लड़ाई है। और खास करके जो दलित वर्ग है, जो जो आदिवासी वर्ग है, उन जो ग्रामीण वर्ग है, वहां कांग्रेस का और मजबूत हुआ और कांग्रेस प्रति एक धारणा बनी है। और एक देखिए कि ग्रामीण जो लोग होते हैं ना, बड़े भोले किस्म के लोग होते हैं, उतनी समझ नहीं रखते हैं राजनैतिक तौर पे, लेकिन उन तक जो प्रभाव आ रहा है ऊपर से, वो देख पा रहे हैं। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, उज्ज्वला योजना हो, या और दूसरी सारी चीजें, वो देख रहे हैं। वादे किस तरह से किए जा रहे हैं, वो उनको पता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि उनके पास एक रहता है कि चलो एक बार मौका दिया, एक बार और मौका दे दो यार, शायद कुछ बेहतर कर दे। लेकिन वो मौका दे दे करके थक गए हैं। और कांग्रेस और बीजेपी के पास फिलहाल जो है, हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ है नहीं। तो मुझे लग रहा है संजय भाई कि कांग्रेस एक महत्वपूर्ण पार्टी के तौर पे वहां है, महत्वपूर्ण पक्ष के तौर पे है। और बीजेपी और ये जो आपस में कहते हैं कि दो के झगड़े में तीसरे का लाभ, तो दो के झगड़े में तीसरे का लाभ देखिएगा कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला है। धनंजय जी, ये जो सीन दिनेश जी ने जो पिक्चर क्रिएट की सबके सामने और रखा, और एक बड़ा सवाल, आप कांग्रेस को बहुत करीब से जानते देखते रहे हैं, क्यों नहीं राहुल गए अभी तक? कितनी 100-125 रैलियां करते, हर विधानसभा में करते, कांग्रेस खड़ी हो जाती। पिछली बार भी ये गलती करी, उत्तराखंड में ये गलती करी। गुजरात जाने से बच क्यों रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी? देखिए, इस पे जो है कल मैं देख रहा था, जयराम रमेश ने अपना बयान दिया है, राहुल गांधी क्यों वहां नहीं गए और क्या बनाया। तो मैं प्रवक्ता के तौर पे तो बोल नहीं सकता, लेकिन मैं कहूंगा कि ये भारत यात्रा है।
ये समझिए गांधी ने एक यात्रा शुरू की थी और देश घूम करके आए थे। चंपारण आंदोलन शुरू हुआ था और उससे एक अलग छवि आई, जो भारतीय राजनीति, जो स्वतंत्रता संग्राम की थी, उसमें बदलाव आया। तो आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी ने एक अलग मोटिव लिया। हालांकि हम लोग तो बड़ा पहले से कह रहे थे कि राहुल गांधी जी आप दिल्ली में बैठ के क्या कर रहे हैं, इटली दिल्ली मत करिए, आप जाइए, हमारे गांव भी जाइए और देखिए गांव में 70 सालों में क्या बदला है, वहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं। और राहुल गांधी ने या कहिए कांग्रेस पार्टी ने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें कम से कम कन्याकुमारी से वो कश्मीर जाने को तो तय किया, और हमने सुना कि बाकी जगह भी जाएंगे। और मैं तो कह रहा हूँ कि उनको 2-3 साल लगातार चलना ही चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, चलते रहे आप। क्योंकि जब तक देश को नहीं जाने समझेंगे, और देश जो है ये विविधता भरा देश है, देश जो है किसी नेता के बयान वाला देश नहीं है, ये देश जो है किसी जाति किसी धर्म से केवल चलने वाला देश नहीं है, इसमें सब मिक्स है और सबको एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करना है। नेता करें न करें, नेता अपने लाभ के लिए करते हैं, लेकिन जनता अपना रास्ता देखती है। जनता जब निकलती है सड़क पे तो वो जो है ऑटो पे बैठने के समय ये नहीं पूछती है जनता कि आप सवर्ण हो या दलित हो या ब्राह्मण हो या आप मुसलमान हो या कौन हो, ये कांग्रेस वाले हो या बीजेपी वाले हो। जनता ये सब सवाल नहीं करती है। और जनता के सवाल सामने जो देश की राजनीति है वो सब देख रही है जनता, कि किस तरह से झूठ बोले जा रहे हैं, किस तरह से आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। और डॉक्टर साहब जो बात कर रहे थे, बिल्कुल उनका कहना बिल्कुल सही है। मैं वहाँ वापस आता हूँ कि पाटीदार आंदोलन की बात कही उन्होंने पटेल की बात कही, जो हार्दिक पटेल है उसके नेता युवा नेता हुआ करते थे, आज पता नहीं कहाँ है, बीजेपी में भी हैं तो कहाँ है वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। फिर आप अल्पेश ठाकुर की बात कही, अल्पेश ठाकुर भी कहाँ गायब हो गए, किसी को दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, पिछड़ों के नेता बनकर उभर रहे थे। लेकिन जिग्नेश मेवानी वही भी दिखाई पड़ते हैं और गुजरात कांग्रेस में उनका अस्तित्व है और वो मंचों पे मुझे दिखाई पड़ रहे हैं एक्जीक्यूटिव एडिटर की, ये क्या कहते हैं, पार्टी अध्यक्ष के तौर पे। तो अब एक और देखिए कि पाटीदार आंदोलन का फाइनली हुआ क्या। पाटीदार आंदोलन ने आनंदीबेन पटेल को बदल दिया। पाटीदार आंदोलन के बाद जो भरपाई की बीजेपी ने, उसमें नितिन पटेल जो बड़े नेता उनके बाद माने जाते थे, उनको नाराज कर दिया। और पटेलों में जान लीजिए आज बड़ा आक्रोश है। अभी 2-3 दिन पहले जो वीडियो आया था जिसमें पीछे पीछे चल रहे थे हमारे मुख्यमंत्री जी पटेल साहब, तो पटेल नाराज है। फिर देखिए मुसलमानों का एक बड़ा प्रतिशत नहीं, ये पटेल क्यों नाराज है, ये तो प्रधानमंत्री का स्टाइल है कि वो अपनी गाड़ी के पीछे मुख्यमंत्री चलवाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने योगी आदित्यनाथ को पीछे चलवाया, ये तो प्राइम मिनिस्टर का स्टाइल है कि वो चलेंगे, चीफ मिनिस्टर पीछे चलेंगे। संजय भाई, उत्तर प्रदेश में औकात थी योगी जी की, योगी जी के नाम पे चुनाव लड़ा। आप तो वहां देख रहे हैं योगी जी का नाम बहुत महत्वपूर्ण था। क्या ये भूपेंद्र पटेल के नाम पे लड़ेंगे चुनाव वहां गुजरात में? है इनकी ये हिम्मत कि भूपेंद्र पटेल को आगे के चुनाव लड़ाएं? नहीं लड़ा सकते। भूपेंद्र पटेल अभी ना धनंजय जी अंजना ओम कश्यप एक शो कर रही थी, आजकल तो आज तक की भी चैनल की नई नई कहानियां सामने आती रहती हैं, तो उन्होंने पूछा वहां जितनी ऑडियंस थी कि उसमें से गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम कौन किसको पता है। हैरानी होगी, वो शो में बड़ा क्लिप वायरल हो रही है, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसको गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम पता हो। तो ये बात बिल्कुल सही है, मीडिया के बड़े अच्छे लोगों को नहीं पता कि गुजरात का चीफ मिनिस्टर कौन है।